तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है डीसी मशीन। डीसी मशीन दो प्रकार के होते हैं, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। तो बेसिकली हम डीसी मशीन पे बात करने वाले हैं कि डीसी मशीन क्या होता है, इसके क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम में, डीएफसीसी एग्ज़ाम में, या जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं, डीएमआरसी, लखनऊ मेट्रो, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो इसमें हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन कौन सा है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जनरेटर हैज़ पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो कौन सा जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे ख़राब होता है। तो चूँकि सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है नो लोड। फार्मूला होता है नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड, और अगर परसेंटेज में पूछा जाएगा तो उसको 100 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही जिसका फुल लोड पे वोल्टेज बढ़ जाएगा तो उसका मान क्या होगा, निगेटिव में रहेगा। ठीक है, नो लोड से निगेटिव में हो जाएगा। तो इसमें सीरीज का जो होता है वो सबसे ख़राब होता है। वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है सबसे ख़राब किसका होता है, तो सीरीज का होता है। ये कुछ टाइप के हैं जो जनरेटर हैं, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड, ओवर कंपाउंड, बहुत से टाइप आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लैप वाइंडिंग किसके लिए सूटेबल होता है। तो चूँकि डीसी मशीन में अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग किससे संबंधित है, तो वो जो है डीसी मशीन से संबंधित है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। और इसमें जो फार्मूला होता है 5ZN/60 गुने P/A, ये फार्मूला होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होता है। तो जनरेटर के लिए जनरेटिंग ईएमएफ होगा और मोटर के लिए क्या होगा, बैक ईएमएफ होता है। ठीक है, मोटर के लिए बैक ईएमएफ होगा, जनरेटर के लिए जनरेटिंग ईएमएफ होगा। तो ये फार्मूला होता है 5ZN/60 गुने P/A। फाइव हो गया फ्लक्स, जेड हो गया चालकों की संख्या, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न बटा 60 गुने पी नंबर ऑफ पोल, ए है समांतर पथों की संख्या। तो इसमें क्वेश्चन हमारा है कि लैप वाइंडिंग किसके लिए उपयुक्त होता है। तो लैप वाइंडिंग जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज जो होता है लैप के लिए क्या होता है, लो वोल्टेज होता है और हाई करंट होता है। ठीक है, वैसे जनरेटर में प्रयोग किया जाएगा जहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, लो होगा। और वेव वाइंडिंग के लिए क्या होता है, वेव वाइंडिंग के लिए हाई वोल्टेज और लो करंट होता है। ये टर्म याद रखिएगा दोस्तों। लैप वाइंडिंग के लिए वोल्टेज का मान कम होता है, करंट का मान ज़्यादा होता है, और वेव वाइंडिंग के लिए वोल्टेज का मान ज़्यादा होगा, करंट का मान कम होगा। अब न्यूमेरिकल कभी आपसे पूछा जाएगा कि लैप वाइंडिंग से रिलेटेड है या वेव वाइंडिंग से, तो जो बैक ईएमएफ का फार्मूला हो गया 5ZN/60 गुने P/A। तो समांतर पथों की संख्या जो होता है वो लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या जो होता है पोलों की संख्या के बराबर होता है। अगर वो 4 पोल का है तो समांतर पथों की संख्या यानी ये का मान क्या रखा जाएगा, 4 पोल, 5 पोल है, पोल की संख्या अगर 5 है तो 5 रखा जाएगा। लेकिन वेव वाइंडिंग में क्या होता है, अगर वेव वाइंडिंग का बात किया जाएगा तो वहाँ पे समांतर पथों की संख्या जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 2 रखा जाता है। समांतर पथों की संख्या ए जो होता है उसका मान हमेशा 2 होता है वेव वाइंडिंग के लिए। ये दोनों टर्म आप याद रख सकते हैं। आप लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बीच का डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या अंतर होता है। बेसिकली ये न्यूमेरिकल में आपको आएगा। और वोल्टेज और धारा पे लैप वाइंडिंग में क्या होता है, हाई करंट और लो वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन में दिया है, लैप वाइंडिंग निम्न वोल्टेज और उच्च धारा वाले मशीन में लैप वाइंडिंग मशीनों में समांतर पथों की संख्या जो होता है पोलों की संख्या के बराबर होता है। अभी जो हमने बताया समांतर पथों की संख्या जो होता है पोलों की संख्या के बराबर होता है लैप वाइंडिंग में, जबकि वेव वाइंडिंग में क्या होता है समांतर पथों की संख्या हमेशा क्या होता है 2 होता है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कौन से जनरेटर में ईडी करंट लॉस, डीसी जनरेटर में भंवर धारा नहीं होती, लेकिन चूँकि ईडी करंट लॉस जो होता है कहाँ पर होता है, वो ट्रांसफार्मर का पार्ट है। ईडी करंट लॉस हमने ट्रांसफार्मर के चैप्टर में चर्चा किया था। तो इसमें कौन सा हानि होता है, चूँकि जब भी ये मैन्युफैक्चरिंग होगा तो उसमें आयरन लॉस होगा ही, क्योंकि आयरन का मटेरियल से ही बना होता है, तो आयरन लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डीसी जनरेटर में भंवर धारा हानि कुछ नहीं है, लेकिन लौ हानि है, क्योंकि लौ हानि डीसी जनरेटर में होती है। वेव वाइंडिंग किसके लिए उपयुक्त है, तो अभी हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन, अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था लैप वाइंडिंग के लिए, और ये क्वेश्चन है वेव वाइंडिंग के लिए। तो लैप वाइंडिंग में क्या था, लो वोल्टेज और हाई करंट, और इसमें वेव बाइंडिंग में क्या होगा, हाई वोल्टेज और लो करंट। तो आप देख सकते हो ऑप्शन उच्च वोल्टेज और निम्न धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और जो हमने डिस्कस किया था, लैप वाइंडिंग वेव बाइंडिंग मशीनों में समांतर पथों की संख्या हमेशा क्या होगा 2 होगा, और जबकि लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होगा, पोलों की संख्या के बराबर होता है। डीसी जनरेटर में डमी कॉइल का उपयोग क्यों किया जाता है, डमी कॉइल का उपयोग जो किया जाता है रोटर को मैकेनिकल बैलेंस देने के लिए किया जाता है। फ्लक्स घनत्व बढ़ाने के लिए वाइंडिंग से संबंधित नहीं, वोल्टेज परिवर्धित करना और भंवर धारा को लॉस करना, ये को नहीं होगा। रोटर को मैकेनिकल बैलेंस करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डमी कुंडली का प्रयोग करते हैं। और डमी कुंडली का जो वाइंडिंग होता है वो केवल वेव वाइंडिंग के साथ ही प्रयोग किया जाता है, और ये वाइंडिंग जो होता है कम्यूटेटर के साथ जुड़ा नहीं होता है। अब कम्यूटेटर जो शब्द है, कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश जो होता है डीसी मशीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जो भी डीसी मशीन होते हैं वो जनरेटर हो या मोटर, उसके जो आर्मेचर में उत्पन्न जो धारा होता है वो क्या होता है, डीसी मशीन के जो आर्मेचर में उत्पन्न धारा जो होता है वो एसी होता है, और एसी को डीसी में बदलने के लिए ही कम्यूटेटर लगाया जाता है। अगर कोई डीसी जनरेटर है तो वो डीसी उत्पन्न नहीं करता है, उसके आर्मेचर में एसी उत्पन्न होता है, लेकिन उसमें कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश की सहायता से लगा करके उससे क्या किया जाता है, डीसी प्राप्त किया जाता है। तो कम्यूटेटर का यही काम है, अल्टरनेटिंग करंट को यूनी डायरेक्शनल करंट में, डीसी जो होता है डीसी में कौन सा करंट, यूनी डायरेक्शनल, एक दिशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, डीसी मशीन में दिक् परिवर्तन का कार्य बदलना है, क्या बदलना है, तो आप देख सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट को यूनी डायरेक्शनल करंट में, अल्टरनेटिंग करंट को यूनी डायरेक्शनल करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्वेश्चन है, एक विद्युत जनरेटर इस प्रकार की मशीन है जो रूपांतरित करती है। 2 शब्द आता है जनरेटर के लिए और एक आता है मोटर के लिए। तो आप जनरली देखते हैं कि जनरेटर में हम लोग डीजल वगैरह डालते हैं, वो मूव करता है और उसके द्वारा क्या होता है, बिजली का उत्पन्न होता है। यानी कि क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मोटर में हम लोग सप्लाई देते हैं और उसके घूमने से हम लोग कोई कार्य करते हैं। तो सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब जो हमारा ऑप्शन है जनरेटर, जनरेटर क्या करेगा,
मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि एक जनरेटर में डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन अकॉर्डिंग टू किस नियम पर आधारित होता है। तो आप देख सकते हैं किरचॉफ नहीं होगा, ओम नहीं होगा, बायो-सेवर्ट नहीं होगा। ये जो होता है मशीन जो होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यूज किया जाता है जब भार, क्वेश्चन हमारा है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ पर क्या होता है भार हैवी, बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है, वहाँ पर हम लोग कंपेंसेटिंग वाइंडिंग या समकारी कुंडलन का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग किससे संबंधित है। तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग जो होता है डीसी मशीनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीसी मशीन की दक्षता को निर्धारित करने वाला ब्रेक टेस्ट जो कहलाता है वो कौन सा टेस्ट है। तो वो डायरेक्ट मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्यूटेशन कंडीशन एट फुल लोड अ लार्ज डीसी मशीन। लार्ज डीसी मशीन के जांच करने के लिए कम्यूटेशन कंडीशन एट फुल लोड अ लार्ज डीसी मशीन कैन बी चेक्ड बाय। तो इसको किसके द्वारा चेक किया जाता है। तो हॉपकिन टेस्ट के द्वारा चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल हम देखते हैं कैसे बनाया जाता है। कुछ एक न्यूमेरिकल आपको बनाना अनिवार्य है ताकि वो क्वेश्चन में आए तो आप बना सकें। सबसे पहले फार्मूला जो हमारा जो था वो क्या था, बैक ईएमएफ या जनरेटिंग ईएमएफ का फार्मूला है फाई जेड एन बाई 60 गुने पी बाई ए। ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं 4 पोल है। वाइंडिंग जो है वो कौन सा वाइंडिंग है, लेफ्ट वाइंडिंग है। डीसी जनरेटर है तो जनरेटिंग ईएमएफ होगा। फ्लक्स का मान दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, आर्मेचर में चालकों की संख्या दिया हुआ है 440। तो इसमें पैदा हुआ ईएमएफ फार्मूला के अनुसार हम देखते हैं। फार्मूला के अनुसार हम पुट करेंगे। फाई का मान कितना है 0.7 यानी 7/100। फाई जेड का मान कितना है 440। जेड एन का मान कितना है, गति है हमारा 900। फाई जेड एन बाई 60 गुने पी। और ए का मान कितना होगा, तो ए का मान लेफ्ट वाइंडिंग में जितना होता है उतना पोल का मान होता है। तो ए का मान कितना हो गया 4। पी का मान कितना है 4 ही है और ए का मान कितना है 4 है। ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 2 से इसको 22 कर लेंगे, 2 से इसको 3 कर लेंगे, 3 तिहाई 9। तो 21 और 22 में हम जब गुना करेंगे तो हमारा मान जो आएगा 21 और 22 का 22 और 44 आप देख सकते हैं 462 वोल्ट आंसर है। तो ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि डीसी जनरेटर की अधिकतम शक्ति काम करने की क्या शर्त है। तो अलग अलग मशीन में अलग अलग शर्त होता है। हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था कि मैक्सिमम दक्षता के लिए आयरन लॉस जो होता है वो कॉपर लॉस के बराबर होगा। तो ट्रांसफार्मर का क्या होगा, दक्षता अधिक होगा। अब इसमें देखते हैं तो इसमें जो बैक ईएमएफ होता है वो सप्लाई आपूर्ति का दुगना होगा। सप्लाई वोल्टेज का क्या होगा, दुगना होगा। तो ये जनरेटर के लिए होता है और मोटर में क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज का आधा होता है। बैक ईएमएफ जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज का आधा रखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया भी गया है कि जनरेटर के लिए दुगना होना चाहिए और मोटर के लिए हाफ होगा। इंटरपोल का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो इंटरपोल का प्रयोग किस में किया जाता है। इंटरपोल का प्रयोग दोनों वाइंडिंग होगा, लेफ्ट वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग किसी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी
दिष्ट धारा वाले एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कम्यूटेटर का हमने कार्य क्या बताया? चेंज करना एसी टू डीसी यानी यूनी डायरेक्शनल करंट में। हमने बताया कि जो जनरेटर का जो आर्मेचर होता है उसमें उत्पन्न जो धारा होती है वो एसी होती है, और इसको चेंज करने के लिए कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश लगा होता है। तो ये किस रूप में कार्य करता है? तो रेक्टिफायर के रूप में। तो जो कम्यूटेटर होता है उसका प्रयोग जो होता है रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपेसेटिंग वाइंडिंग में चालकों की संख्या कितनी होती है? तो कंपेसेटिंग वाइंडिंग में चालकों की संख्या जो होता है आर्मेचर कंडक्टर के संख्या से हमेशा क्या होता है? कम रखा जाता है। सबसे पहला का कि कंपेसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आता है कि कंपेसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किसमें किया जाता है? एसी मशीन में किया जाता है या डीसी मशीन में किया जाता है? वहाँ आपको दिया ऑप्शन दे दिया जाएगा डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर या 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो आपको वहाँ पे टिक करना है। कंपेसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है डीसी मशीन में किया जाता है, और इसमें हमेशा प्रति पोल आर्मेचर चालकों की संख्या से क्या होता है? कम रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो कंपेसेटिंग वाइंडिंग कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग कनेक्टेड जो होता है वो किसके साथ कनेक्ट होता है? तो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होता है। आर्मेचर का जो वाइंडिंग होता है उसी के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें हमने टोटल 17 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है और अगर आप चाहते हैं कि इसका वीडियो हम कंटिन्यू करें तो आप हमें कृपया कमेंट करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम एक और भी वीडियो अपलोड कर सके आपके लिए। और वो आप टॉपिक दे सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें कि आपको किस वीडियो के टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए, साइंस का चाहिए या टेक्निकल का चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।